बंगले पर सीएम सम्राट ने किसको दिया दो टूक संदेश, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और फिर नजर डालेंगे मदरसे पर हो रही सियासत की, मदरसे की जांच पर आखिर सियासत क्यों हो रही है, इसकी हम लोग आगे बात करेंगे। और बात करेंगे सीबीएसई से जुड़ी खबर की। ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या है, इसको डिटेल में समझाएंगे। और फिर बात होगी झारखंड की। झारखंड में डी लिस्टिंग पर सियासत आखिर क्यों गर्म हो रही है, इस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीएसई में बड़ा बदलाव हुआ है, प्रशासनिक तौर पर यह बदलाव हुआ है। देखिए, प्रशांत सीताराम लोखंडे सीबीएसई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। वरुण भारद्वाज बने हैं सीबीएसई के नए सचिव। उच्च शिक्षा विभाग में निदेशक हैं वरुण भारद्वाज। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको यह खबर बताई थी कि सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को हटाया गया और अब नए चेयरमैन के तौर पर बताते चले आपको बनाया गया है प्रशांत सीताराम लोखंडे को। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चले वरुण भारद्वाज को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। तो प्रशासनिक तौर पर यह बदलाव हुआ है। प्रशांत सीताराम लोखंडे सीबीएसई के नए चेयरमैन, वरुण भारद्वाज सीबीएसई के नए सचिव। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों अधिकारियों पर होगी। उच्च शिक्षा विभाग में निदेशक हैं वरुण भारद्वाज। तो आइए अब पूरा घटनाक्रम समझते हैं। आखिर क्यों सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को हटाया गया और ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए कमेटी गठित करने का आखिर ये जो मामला है वो क्या है, और दूसरी ओर री इवैल्यूएशन पोर्टल पर साइबर अटैक का मामला क्या है। सीबीएसई से जुड़े विवादों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया मामले में बोर्ड के चेयरमैन और सचिव को हटा दिया। इसके साथ ही बोर्ड में ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक जांच समिति भी गठित की गई है। सीबीएसई चेयरमैन आईएएस राहुल सिंह बोर्ड की समग्र कार्यप्रणाली और परीक्षा सुधारों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जबकि सचिव हिमांशु गुप्ता वित्त और संबद्धता से जुड़े हुए मामलों की देखरेख कर रहे थे। सरकार ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। वहीं एनएसयूआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की, जिसमें सीबीएसई की ओएसएम प्रणाली में आई गड़बड़ियों को लेकर बोर्ड पर सवाल उठाए। इसी मामले में सार्थक सिद्धांत नाम के 12वीं के छात्र संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुए। उन्होंने ओएसएम प्रणाली के लागू होने और इसके टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर अपनी बात रखी। एक तरफ केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की, दूसरी ओर सीबीएसई का पोर्टल एक बार फिर ठप पड़ गया। 12वीं की कॉपियों की दोबारा जांच के लिए आवेदन पोर्टल को 2 जून से एक्टिव किया गया था। सीबीएसई ने दावा किया था कि 6 जून तक पोर्टल खुला रहेगा, लेकिन जब छात्रों ने पोर्टल खोलने की कोशिश की तो एक बार फिर उन्हें निराशा हाथ लगी। वेबसाइट खुली ही नहीं। सीबीएसई ने दावा किया कि पोर्टल को हैक करने की कोशिश की गई। 2 मिनट में 15 लाख बार साइबर अटैक किया गया। फाइनली अब साइन इन किया जा रहा है। साइन इन में किया जा रहा है इनवैलिड, यानी कि अभी भी लगातार जो शिकायतें पिछले कई दिनों से आ रही थी वही शिकायतें जारी हैं। यानी सीबीएसई लगातार विवादों में है। ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने बोर्ड के चेयरमैन और सचिव को हटा दिया, जांच के लिए कमेटी भी बना दी। तो दूसरी ओर सीबीएसई के पोर्टल के ठप पड़ने से छात्र परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब इस पूरे मामले को समझते हैं। देखिए, सीबीएसई की ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या है, इसको समझते हैं। सीबीएसई की ओएसएम यानी कि इसका फुल फॉर्म है ऑन स्क्रीन मार्किंग। ये एक डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया है, कॉपी जांचने की ये प्रक्रिया है। और स्टूडेंट की उत्तर पुस्तिकाओं यानी कि आंसर शीट को स्कैन किया जाता है इसके थ्रू, और स्कैन करके ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। इसके बाद परीक्षक जो होते हैं डिजिटल कॉपियों को जांचते हैं। कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर ऑनलाइन जांचते हैं और उसके बाद अंक देते हैं, यानी कि कितने मार्क्स बच्चे को मिले हैं वो देते हैं। अब देखिए,
ये किस तरीके से काम करती है ये OSM? सबसे पहले समझिए, आंसर शीट की यहां पर स्कैनिंग की जाती है और स्कैनिंग यानी कि परीक्षा समाप्त होने के बाद स्टूडेंट की कॉपियों को हाई स्पीड स्कैनर से यहां पर कह सकते हैं कि डिजिटलाइज किया जाता है। और उसके बाद आप समझिए मूल्यांकन कैसे होता है। अगला प्रोसेस जो है मूल्यांकन का, परीक्षकों को एक सुरक्षित लॉगिन आईडी दी जाती है। परीक्षक स्क्रीन पर डिजिटल टूल से यहां पर कॉपी चेक करते हैं, यानी कि यह भी एक डिजिटल टूल है जिसके सहारे मूल्यांकन होता है। और अब आती है बारी मार्किंग की। देखिए मार्किंग कैसे होती है। कॉपियों की जांच के बाद सिस्टम ऑटोमेटिक अंकों को जोड़ देता है और मार्किंग कर देता है, यानी कि ये जो मार्क्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं कंप्यूटराइज्ड वे में। अब यहां पर गलती की गुंजाइश काफी कम होती है क्योंकि ये मैनुअल नहीं है, ये सिस्टम के थ्रू काम कर रहा है, कंप्यूटर के थ्रू काम कर रहा है। अब ये समझिए कि आखिर CBSE से जुड़ा ये विवाद कैसे शुरू हुआ। देखिए CBSE ने 2026 में 12वीं की कॉपियों को जांचने के लिए नया सिस्टम अपनाया, डिजिटल ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, जिसकी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। अब यहां पर तकनीकी कमियां आ गई हैं। दरअसल कॉपियों की गड़बड़ी के कारण इस पर विवाद शुरू हो गया, तकनीकी कारणों की वजह से। अब यहां पर छात्रों ने शिकायत कर दी और छात्रों ने शिकायत की, उनकी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं जो थी, यानी कि जो आंसर शीट थी वो धुंधली थी। कुछ की आंसर शीट के पन्ने भी गायब मिले, कुछ को किसी दूसरे ही छात्र की कॉपी दिखा दी गई, यानी कि उनकी वो आंसर शीट नहीं थी और किसी और की आंसर शीट उनको दिखाई गई। तो ऐसे में बच्चों में आक्रोश होने लगा। अब सवाल ये, क्या भारत का सबसे बड़ा परीक्षा बोर्ड इस बड़े डिजिटल बदलाव के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं था? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर के अभी तक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, प्रशासनिक तौर पर भी इसमें बदलाव किया गया है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात सियासत की। बंगला विवाद के बीच सीएम सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी या कहें कि आरजेडी को दो टूक बता दिया कि बंगला तो खाली करना ही होगा। सम्राट चौधरी ने आरजेडी की तरफ से उनके सरकारी आवास पर उठाए गए सवाल का जवाब भी दिया। सम्राट चौधरी के बयान के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज है, आप भी सुनिए। यहां किसी का बपौती नहीं हो सकता। ये राजतंत्र थोड़े है कि आपको जो घर मिला उसी घर में रहेंगे। 25 नवंबर 2025 को बिहार सरकार की ओर से विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने का नोटिस मिला। नोटिस मिले 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया। बंगला तो खाली नहीं हुआ, लेकिन सियासत सुपर फास्ट स्पीड से हो रही है। नोटिस पर नोटिस मिलने पर राबड़ी देवी ने नाराजगी जाहिर करते हुए बंगला खाली करने से ही मना कर दिया। खाली कर रहा है, फोर्स वाला काम नहीं खाली करेंगे। फिर आरजेडी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाने साधे गए। तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में चला। फिर क्या था, सीएम सम्राट चौधरी खुद सामने आए और दो टूक संदेश दे दिया। कहा बंगला किसी की बपौती नहीं है, खाली तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई माय का लाल इसको रोक नहीं सकता है। घर तो खाली करना ही पड़ेगा, कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। राबड़ी देवी सहित पूरे आरजेडी को सीएम सम्राट की ओर से दिए गए दो टूक संदेश पर सियासत तेज है। हाँ, बपौती है कुछ लोगों के लिए सरकारी आवास, वो एनडीए के हैं। नीतीश कुमार जी, इनकी मकान आप खाली कराए ना, नितिन नवीन जी की खाली कराए ना। देखना होगा बंगला का ये सियासी फसाद कहां तक पहुंचता है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरव और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बंगला विवाद पर सीएम सम्राट का दो टूक संदेश, आइए समझते हैं। देखिए, सरकारी आवास खाली करना ही पड़ेगा, यह बयान अभी आपने सुन लिया। और उन्होंने ये भी कहा है कोई माई का लाल घर खाली होने से नहीं रोक सकता है। ये राजतंत्र नहीं, नियम सभी के लिए समान है।
अब कुछ लोगों को लगता है मेरा घर, मां बेटे और बेटी को अलग अलग घर चाहिए। साफ तौर पर यह आरजेडी पर निशाना, राबड़ी देवी से जुड़ा हुआ यह मामला। और ऐसे में दरअसल नियमों को लेकर के यहां पर कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों में नोकझोंक चल रही है। नियमों का पालन सभी को करना ही होगा, सीएम सम्राट चौधरी ने यह साफ साफ बोल दिया है। सीएम सम्राट चौधरी ने यह क्लियर कर दिया है कि सरकारी आवास खाली करना ही पड़ेगा, जबकि राबड़ी देवी पहले ही कह चुकी हैं कि किसी कीमत पर वो बंगला खाली नहीं करेंगी, वो अड़ चुकी हैं। राबड़ी देवी ने एक तरह से सीएम सम्राट को चैलेंज कर दिया है, चुनौती दे दी है और ये कहा था कि खाली कराना हो तो फोर्स बुला लें, जिस पर सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई माई का हाल घर खाली होने से नहीं रोक सकता है। ये बात आपने सुनी। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस कब कब दिया गया है, आइए उस पर बात कर लेते हैं। वो भी समझ लीजिए, यहां पर ये आपको डेट दिखाई दे रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। 25 नवंबर को सबसे पहला नोटिस उनको मिलता है, 2025 का ये बात है, 25 नवंबर 2025। तब पहली बार उनको नोटिस दिया गया, फिर दिया गया मई 2026 के मध्य में उनको रिमाइंडर नोटिस दिया गया है, जबकि 29 मई 2026 को फिर तीसरा और अंतिम नोटिस उनको भेजा गया है। अब देखिए नियम क्या कहता है, नियम से ऊपर तो कोई नहीं है। नियम क्या कहता है वो जान लेते हैं। राबड़ी देवी फिलहाल बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्हें केंद्रीय पूल से सरकारी आवास मिलने का हक है। नियम के तहत सरकार ने राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया है। नियम के तहत बंगला मिला है, फिर भी विवाद आखिर क्यों है, सबसे बड़ा सवाल यही है। अब देखिए 10 सर्कुलर रोड एक बड़ा और वीवीआईपी बंगला है। राबड़ी देवी और उनका परिवार 20 साल से इस बंगले में रह रहा है। बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर राम को अलॉट हो चुका है बंगला। राबड़ी देवी अब मुख्यमंत्री नहीं हैं और आजीवन बंगले का नियम खत्म हो चुका है। राबड़ी देवी को पद के हिसाब से निर्धारित बंगले यानी कि 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने का कानूनी नोटिस भेजा जा चुका है, एक बार नहीं 3 बार। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने के लिए अब तैयार नहीं है। इसी को लेकर दरअसल पूरा विवाद चल रहा है। अब पटना हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसला, इसको लेकर के अभी क्या लोग बात कर रहे हैं, इस फैसले को आइए समझ लेते हैं। देखिए पूरी व्यवस्था बदल गई है इस फैसले के बाद। 2019 का पटना हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला क्या था वो मैं आपको बता देती हूं। पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन सरकारी बंगला आवंटित करने का प्रावधान जो है वो रद्द हो चुका है। कोर्ट ने कहा था पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर के लिए बड़ा सरकारी बंगला देना सरकारी खजाने और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है। अब देखिए नियम क्या है, यानी कि मुख्यमंत्री आवास के विस्तार को लेकर नियम क्या कहते हैं ये मैं आपको बताती हूं। सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से मुख्यमंत्री आवास के दायरे को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। दायरा बढ़ाने या घटाने का फैसला भवन निर्माण विभाग और सुरक्षा एजेंसियों के अंतर्गत आता है और नियम ये कह रहा है, लेकिन फिलहाल राबड़ी देवी अड़ी हुई हैं, वो चेंज करने के लिए बंगला तैयार नहीं है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं बिहार सरकार के एक ऐसे फैसले की जिस पर सियासत गरमाई हुई है। सरकार ने बिहार में मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार मदरसों की जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए मदरसों की जांच कराएगी। सरकार यह भी दावा कर रही है कि मदरसों के साथ साथ संस्कृत स्कूलों की भी जांच कराएगी, लेकिन सरकार के इस आदेश पर सियासी बहस तेज है। सम्राट सरकार ने बिहार में मदरसों की जांच कराने का बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी डीएम को पत्र जारी करते हुए मदरसों के निरीक्षण के आदेश दिए हैं। सरकार सरकारी सहायता और अनुदान पाने वाले सभी मदरसों की जमीनी हकीकत का पता लगाएगी। जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए ब्लॉक स्तर पर एक विशेष 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में मदरसों की जांच पर सियासी बयानबाजी भी तेज है। एनडीए का कहना है कि जांच जरूरी, जबकि आरजेडी और कांग्रेस का आरोप है कि जांच की आड़ में एजेंडा सेट किया जा रहा है। वहीं मदरसों की जांच पर हो रही सियासत के बीच सरकार ने ये भी कह दिया कि सरकार मदरसों के साथ संस्कृत स्कूलों की भी जांच कराएगी। बहुत से संस्थान ऐसे होते हैं जो कागज पर चलते हैं और सरकार की सुविधा लेते रहते हैं। इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो चाहे मदरसा हो, इनकी जांच करके अद्यतन स्थिति यानी फिजिकल रिपोर्ट सरकार के पास आए।
सरकार का दावा है कि वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि ऐसे मदरसे और संस्कृत स्कूल वास्तव में चल रहे हैं या नहीं, लेकिन विपक्ष को सरकार की मंशा पर ही शक लग रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मदरसों की जांच का आदेश, आइए इस खबर को समझते हैं। अब देखिए सरकार का आदेश क्या कहता है। मदरसों की जांच होगी, बिहार सरकार ने यह आदेश दे दिए हैं। अब देखिए सभी डीएम को ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, यानी कि सभी डीएम को पत्र जारी किया गया है और इसके तहत मदरसों का स्थलीय निरीक्षण होगा, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। सरकारी अनुदान पाने वाले मदरसे जांच के दायरे में हैं। वहां की उन मदरसों की जमीनी हकीकत की पड़ताल होगी, यानी कि जो मदरसे की कैंपस है वहां पर टीम जाएगी और जांच करेगी। अब देखिए मदरसे की जांच वाली कमेटी कैसी होगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर 3 सदस्यीय कमेटी की बनाई जाएगी जो कि जांच करेगी और उसी प्रखंड की कमेटी जांच करने वाली है मदरसों की। अब आपको बता दें कि इसमें कौन कौन होगा। अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य में बीडीओ या फिर सीओ होंगे। अगर बीडीओ अवेलेबल नहीं होंगे तो सीओ भी होंगे इसमें, और इस पूरे टीम को लीड कर रहे होंगे डीएम। इसके अलावा बता दें आपको बीईओ और हाई स्कूल के हेडमास्टर हो सकते हैं जो कि शैक्षणिक विशेषज्ञ माने जाएंगे। वो जाकर वहां पर शिक्षा व्यवस्था की पड़ताल करेंगे। टीम में ये लोग होंगे। अब ये समझिए कि यहां पर आखिर इन सदस्यों को कौन नामित करेगा, यानी कि कौन इनका चयन करेगा। तो डीएम यानी कि जिला अधिकारी, इनमें कौन कौन, टीम में कौन कौन मेंबर होंगे, उनके लिए डीएम को यहां पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखिए मदरसों की जांच रिपोर्ट कब और कैसे देनी होगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फोटो साक्ष्य के साथ यहां पर रिपोर्ट देनी होगी और 10 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। 10 दिन का टाइम उनके पास होगा और उतने के अंदर उनको रिपोर्ट पूरी देनी होगी। सरकार ने मदरसों की जांच के आदेश क्यों दिए हैं, इस पर बात कर लेते हैं। दरअसल ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई अनियमितता ना हो, फर्जीवाड़ा ना हो, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश दिया गया है। इसके अलावा सरकारी अनुदान की निगरानी के लिए, सरकारी धन के सही उपयोग के लिए, फर्जी और अवैध मदरसों की पहचान करने के लिए, वास्तविक छात्रों की संख्या का पता लगाने के लिए, जो बच्चे जिनके नाम रजिस्टर में होंगे क्या वो बच्चे वाकई पढ़ने वहां पर जाते भी हैं या नहीं, जिन शिक्षकों को पेमेंट मिल रहा है क्या वो शिक्षक वहां पर अपॉइंटेड है भी नहीं है या नहीं, ये जांच करने के लिए, शिक्षकों की संख्या का पता लगाने के लिए, शैक्षणिक गुणवत्ता और डेटा सत्यापन, शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, इसका दरअसल मेन मकसद है। शिक्षा के स्तर को सुधारना, यानी कि बच्चों के भविष्य को लेकर के भी सरकार चिंतित है कि जो पैसे सरकार दे रही है मदरसों को क्या उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं। तो देखिए यहां पर अब इसको लेकर सियासत हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है धर्म विशेष को निशाना बना रही है सरकार, ऐसा विपक्ष का कहना है। ध्रुवीकरण की बात विपक्ष कर रहा है। विपक्ष के आरोप पर अब सरकार ने भी जवाब दिया है। कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए दरअसल किया जा रहा है। मदरसों के साथ अब देखिए संस्कृत विद्यालयों की भी जांच होगी, यानी कि मदरसों की जांच हो रही थी तो विपक्ष कह रहा था कि ये केवल और केवल टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अब संस्कृत विद्यालयों की भी जांच होगी, ये आदेश दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। झारखंड में डी लिस्टिंग के मुद्दे पर सियासत गर्म है। इसी से जुड़ा एक मामला झारखंड हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। यह मामला कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से जुड़ा हुआ है। याचिका में कृषि मंत्री की जाति प्रमाण पत्र में जाति और धर्म पर सवाल उठाए गए हैं। देखिए ये पूरा मामला इस रिपोर्ट में। झारखंड में डीलिस्टिंग के मुद्दे पर सियासी पारा हाई चल रहा है। दिल्ली में 24 मई को हुई आदिवासी समाज के महाजुटान के बाद झारखंड में भी बयानी तीर जमकर चल रहे हैं। 14 मई को झारखंड हाईकोर्ट में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में जाति प्रमाण पत्र को लेकर उनकी ओर से दिए गए शपथ पत्र पर सवाल उठाए गए। याचिका में शिल्पी नेहा तिर्की की जाति उरांव और धर्म के रूप में ईसाई का जिक्र है। ये जाति प्रमाण पत्र रांची के रातू अंचल कार्यालय से 2 मई
2022 को जारी किया गया। याचिकाकर्ता के मुताबिक याचिका का मूल आधार यही है कि ईसाई धर्म में कोई जाति नहीं होती, जबकि शिल्पी नेहा तिर्की की जाति और धर्म दोनों अलग अलग सवालों में हैं।